वेल जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस के कारण हमारा स्कूल कुछ दिनों के लिए अभी पोस्टपोन है। तो हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन के ज़रिए, ताकि हम आपको टाइमली अपने लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकें। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हमने अभी लास्ट कुछ दिनों में मिले थे तब हमने यूनिट 3 अपनी कंप्लीट की थी, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट यूनिट है, जिसमें से 6 मार्क्स का पेपर आएगा। तो आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज। देखो, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एज यू नो, foreign exchange refers to the currency except the currency of domestic economy. It is also known as foreign currency. For instance, our country's currency, that is INR, Indian rupees. Now for Indians except this currency, all other currencies of the world like dollar, pound, dirham, etc. are known as foreign exchange or foreign currency. तो इस सारे प्रोसेस का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हमारी खुद की कंट्री की करेंसी को छोड़ के हमारे पास और जितने भी देशों की करेंसीज अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी इंडियन करेंसी होती है आईएनआर। ठीक है, तो आईएनआर को छोड़ के हमारे पास वर्ल्ड में जितनी भी करेंसीज अवेलेबल हैं, जैसे कि यूएस डॉलर है, पाउंड है, कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कवैती दिनार है, तो उन सबको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी। ठीक है। Now, the next topic is foreign exchange rate. What do you mean by foreign exchange rate? The rate at which the currency of one country is to be exchanged with the currency of another country is known as foreign exchange rate. वो exchange rate जिसकी हेल्प से हम एक देश की कंट्री को, एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं, उस रेट को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे कि $1 का रेट हमें पता है, $1 इज इक्वल टू सपोज ₹70। इसका मतलब इट मीन्स that in order to buy 1 unit of dollar we have to give 7 units of INR. So 1:70 is the exchange rate for डॉलर। तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, अगर हमने $1 परचेज करना है, मतलब डॉलर की अगर हमने 1 यूनिट बाय करनी है तो उसको बाय करने के लिए हमें इंडियन करेंसी की 7 यूनिट्स को देना पड़ेगा। तो हमारे पास एक्सचेंज रेट क्या हुआ? 1:70। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से एक एमसीक्यू का क्वेश्चन पक्का इस टॉपिक में से आएगा ही आएगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब एक ऐसी मार्केट जिसमें हम इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच द करेंसीज ऑफ डिफरेंट नेशंस आर टू बी ट्रेडेड। ट्रेडेड का मतलब होता है खरीदना बेचना। एक्सचेंज्ड और कन्वर्टेड, मतलब डॉलर दे के पाउंड लेना, पाउंड दे के डॉलर लेना, उसको हम कन्वर्जन बोलते हैं। विद अनदर करेंसीज इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो, मैंने यहाँ पे ना एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारे पास ट्रांजैक्शंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। एक को हम बोलते हैं स्पॉट मार्केट, एक को हम बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। तो स्पॉट मार्केट का मतलब क्या होता है? विच डील्स विद इमीडिएट ट्रांजैक्शंस या फिर करंट ट्रांजैक्शंस। अब इसका मतलब क्या होता है सारे प्रोसेस का? अब जैसे मान लो मैंने डॉलर्स परचेज करने हैं, मैंने शॉपकीपर को फ़ोन किया, एजेंसी में फ़ोन किया कि भाई मेरे को $100 बाय करने हैं, तो उन्होंने मेरे को रेट बताया। ठीक है, तो मैंने फ़ोन पे रेट तो पूछा, वो कहते कि ₹70 है, लेकिन मेरे को उसकी शॉप तक पहुंचने में 10 मिनट लग गए। तो 10 मिनट में उसका रेट जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर गया, 71 पे चला गया, या सपोज करो 69 पे चला गया। तो वो पर्सन हमें उसी रेट पे डॉलर देगा जिस जो रेट करंटली चल रहा होगा, 69 या 71। तो अगर वो पर्सन हमें करंट रेट के ऊपर डॉलर दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्पॉट मार्केट या फिर स्पॉट ट्रांजैक्शंस। और स्पॉट मार्केट के अंदर हमें जो भी फॉरेन करेंसी का रेट मिलता है उसको हम बोलते हैं फॉरेन स्पॉट रेट। ठीक है। सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड का मतलब आगे, मतलब जो मार्केट फ्यूचर में डील करती है, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में डील करती है, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। तो फॉरवर्ड मार्केट की ट्रांजैक्शंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्पेकुलेशन एंड हेजिंग। हेजिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कोई भी सब्जी बाजार में महंगी होती है तो हम क्या करते हैं, फटाफट पहले ही जाके उसको इकट्ठा परचेज कर लेते हैं ताकि हमें आने वाले दिनों में लॉस ना हो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि उसका रेट बढ़ने वाला है। मान लो कि भाई मेरा सारे का सारा बिजनेस फॉरेन करेंसी में चलता है और मेरे को कहीं से पता लगा, इंफॉर्मेशन मिली कि भाई अगले नेक्स्ट वीक
डॉलर का रेट 70 से 80 होने लगा है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास करंटली जितने भी पैसे पड़े थे इंडियन करेंसी में, मैंने सारे देख के डॉलर्स परचेज कर लिए। क्यों? ताकि मेरा नेक्स्ट वीक का जो मेरा काम है, जो मेरी ट्रांजैक्शंस होंगी फॉरेन करेंसी में, उसमें मेरे को किसी भी तरह का लॉस ना हो। तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि हाँ भाई, हेजिंग हम क्यों करते हैं? बेसिकली टू अवॉइड लॉस इन फ्यूचर। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? दूसरी तरफ है हमारे पास स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन हम क्यों करते हैं? मतलब जैसे कि गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का मतलब कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम इनकम का मतलब विच इज बेस्ड ऑन आवर लक, जो हमारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करती है। तो भाई मैंने क्या किया, मेरे पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी थी इंडियन करेंसी, मैंने क्या किया, मार्केट में जाके उसको डॉलर्स में इन्वेस्ट कर दिया। जैसे हम यूजली क्या करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं या गोल्ड परचेज कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में जाके अगर उसका रेट बढ़ेगा तो हम उसको सोल्ड ऑफ करके, डिस्पोज ऑफ करके हम प्रॉफिट्स अर्न कर लेंगे। बेसिकली स्पेकुलेशन का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। हेजिंग का मेन मोटिव क्या होता है? लॉस से बचना। बच्चों ये डिफरेंस है बहुत बड़ा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। जो हम बोलते हैं कि भाई $1 का रेट 70 रुपीज है, $1 का रेट 60 रुपीज है, ये कैसे डिसाइड होता है? ये देखो, इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास तीन एक्सचेंज रेट्स हैं। फर्स्ट है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, सेकंड है, इसमें एक्सचेंज की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा ध्यान से। सेकंड है हमारे पास फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। थर्ड है हमारे पास मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज। बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड, हमें नाम से ही पता लग रहा है कि वो एक्सचेंज रेट जो एक्सचेंज रेट कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मान लो कि $1 का रेट 70 रुपीज है, तो वो तब तक सेम रहेगा जब तक इसकी ऑथोराइज्ड अथॉरिटी उसको चेंज नहीं करती। जैसे कि हम हमारे पास फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। तो second point, in this system no fluctuations are allowed, as I told you earlier. थर्ड पॉइंट है, देयर विल बी नो इंटरफेरेंस बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में +1 में पढ़ा था कि मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं। मार्केट फोर्सेस होती हैं बच्चों दो तरह की, डिमांड एंड सप्लाई। जहां पे गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल कर रही है, वहां पे डिमांड और सप्लाई का कोई भी रोल कभी भी नहीं बनता, ठीक है। ये याद रखना, जहां पे गवर्नमेंट रेट डिसाइड करेगी वो फिक्स्ड है, जहां पे मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी वो हमारा अगला रेट बनेगा। Next point, it means that exchange rate will remain constant for the number of years until and unless it would be changed by the government. ठीक है। Fifth one, under the system the concept of devaluation and revaluation takes place। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इस यूनिट का, डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके वाइवा के क्वेश्चंस में भी बहुत बार पूछते हैं ये। तो देखो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट दैट मींस गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, जहां पे फिक्स्ड वर्ड आ गया वहां पे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। चलो, तो डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? Devaluation means when more units of domestic currency are to be needed to buy 1 unit of foreign currency, like $1 is equal to rupees 70, and after devaluation done by the government it will be $1 is equal to 80। पहले हम एक डॉलर की एक यूनिट को बाय करने के लिए इंडियन करेंसी की 7 यूनिट्स को दे रहे थे। नाउ डॉलर की एक यूनिट को देने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, इंडियन करेंसी की 80 यूनिट्स को दे रहे हैं। दैट मीन्स हमें ज्यादा डोमेस्टिक करेंसी लग रही है बाहर की एक चीज परचेज करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। सेवंथ वन इज रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? Means that when less units of the domestic currency are to be needed to buy 1 unit of foreign currency। और डीवैल्यूएशन में हमें ज्यादा करेंसी चाहिए, रीवैल्यूएशन में हमें कम करेंसी चाहिए। जैसे कि पहले मान लो $1 का रेट था 80, अब डीवैल्यूएशन के बाद क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे रीवैल्यूएशन आएगा। रीवैल्यूएशन के बाद क्या हुआ, $1 का रेट कितना रह गया, 70। पहले बढ़ गया, अब यहाँ पे कम हो गया। ये चीज कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब हमें इंडियन करेंसी ज्यादा देनी है, तो वो होती है डिवैल्यूएशन। अगर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब हम अपनी इंडियन करेंसी को कम देंगे दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज करने के लिए, तो उसका हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारी डायग्राम है जो हमने +1 में आई थिंक सो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व,
ठीक है, जहाँ पे ये दोनों चीजें इंटरसेक्ट करती हैं, ये सेंटर वाला पॉइंट जो डॉटेड लाइन है हमारे पास, ये होती है हमारे पास इक्विलिब्रियम रेट, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। बस इसके ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को अभी हमने पढ़ना नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ो, समझो यहाँ से। अब यहाँ पे ना ही हमारे पास डिमांड कर्व इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ना ही सप्लाई कर्व इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। दैट मीन यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों कांस्टेंट हैं, उसका उनका कोई भी रोल नहीं है। लेकिन अगर फिर भी यहाँ से यहाँ पहुंच गया रेट, ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो अगर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं कर रही, उसके बावजूद भी जब हमारा एक्सचेंज रेट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो ये कौन सा एक्सचेंज रेट होता है? फिक्स्ड। ठीक है। अब अगर रेट यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब अपवर्ड शिफ्ट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं, जब हमें ज्यादा करेंसी लगेगी तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन। जब यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब नीचे चला गया, रेट कम हो गया हमारे पास, जब हमें लेस यूनिट्स चाहिए फॉरेन करेंसी की और डोमेस्टिक करेंसी की, तो इसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन। ठीक है। तो ये बच्चों ये डायग्राम ध्यान में रखना, ये बेसिक डायग्राम है हमारे पास। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब फ्लेक्सिबल का फर्स्ट पॉइंट क्या है? फ्लेक्सिबल नाम से पता लग रहा है जहां पे हम थोड़ी बहुत ही फ्लक्चुएशंस कर सकते हैं। The rate in which market forces of demand and supply plays an important role in the determination of exchange rate। मतलब कि जहाँ पे मार्केट फोर्सेस अपना रोल प्ले करेंगी, ना कि गवर्नमेंट। जहाँ पे गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है वो होता है हमारे पास फिक्स्ड, जहाँ पे मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं वो होता है हमारे पास फ्लेक्सिबल। सेकंड पॉइंट, देयर विल बी नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल क्लियर है। Third point, the rate may be fluctuated as per the shift in supply and demand of foreign currency। अगर इंडिया में फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास शिफ्ट आएगा सप्लाई कर्व या डिमांड कर्व में, तो उसकी वजह से जो रेट चेंज होता है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है। अब हमने पिछले सिस्टम में पढ़ा था, ये देखो, कि यहाँ पे हमारे पास डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट आता है, और यहाँ पे क्या आता है? डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, फोर्थ पॉइंट, है ना। अब यहाँ पे बोथ दोनों का सेम मीनिंग है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द वर्ड एप्रिसिएशन हैज द सेम मीनिंग एज द रीवैल्यूएशन हैव, बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज दैट revaluation takes place when government changes the rate and appreciation takes place when market forces changes the rate। मतलब जब हमें एक यूनिट को बाय करने के लिए डोमेस्टिक करेंसी हमें कम चाहिए, जैसे कि पहले अगर $1 का रेट 70 रुपीज था, अगर अब अगर $1 का रेट 60 हो गया, ठीक है, तो अगर तो ये प्रोसेस गवर्नमेंट ने किया है तो उसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन। अगर ये प्रोसेस मार्केट फोर्सेस के थ्रू हुआ तो उसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन। ठीक है। द सेम डिफरेंसेस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन, तो ये आपकी बुक्स में बहुत अच्छे से डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन मैंने ये लेक्चर के थ्रू काफी हद तक क्लियर करने की कोशिश की है, तो यहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखना, क्योंकि ये चीज हमें बुक में नहीं गिवन। ये लो, ये हमारे पास आ गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देखो बेसिक डायग्राम तो वही है हमारे पास, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट आ गया। लेकिन जब डिमांड बढ़ेगी या सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है ना, तो उसकी वजह से जो एक्सचेंज रेट बनेगा उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्लियर है? पिछली डायग्राम में हमारे पास ये देखो, पिछली डायग्राम में सप्लाई और डिमांड कब शिफ्ट नहीं कर रही थी, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये लोग चेंज करेंगे। ठीक। तो ये हमारे पास डिफरेंस गिवन है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल का, आपकी बुक में भी गिवन है, बहुत इजी है, काफी हद तक हमने क्लियर कर लिया कि फिक्स्ड में हमारे पास क्या होता है। फिक्स में गवर्नमेंट आएगी, इसमें मार्केट फोर्सेस आएंगे, इसमें रीवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन होती है, इसमें अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आपकी बुक में भी है, तो इसको वीडियो को पॉज करके वहां पे आप देख सकते हो, इसको नोट्स बना लेना इसके। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक में नहीं है ये कंसेप्ट। देखो मैंने थोड़ा बहुत क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। एप्रिसिएशन मतलब कि $1 इज इक्वल टू 70 एंड $1 इज इक्वल टू 60, जब हमें कम पैसे चाहिए सेम यूनिट को बाय करने के लिए, किसके थ्रू? मार्केट फोर्सेस के थ्रू, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब भी सेम होता है, ये देखो $1 इज इक्वल टू ₹70 एंड $1 इज इक्वल टू 60, ये दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे ये कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। ठीक है। ये बहुत अच्छे से पढ़ना बच्चों, इसको बहुत अच्छे से। Similarly, depreciation, $1 is equal to ₹70 and $1 is equal to ₹80। अब ये किसकी वजह से हुआ भाई? मार्केट फोर्सेस की वजह से। तो ये कंसेप्ट क्या होता है हमारे पास? डेप्रिसिएशन। सिमिलरली डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन में भी क्या होगा? हमें डोमेस्टिक करेंसी ज्यादा चाहिए सेम यूनिट को बाय करने के लिए, तो ये किसके थ्रू है? गवर्नमेंट के थ्रू, तो इसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को डीवैल्यूएशन। ठीक है। होप सो इट विल बी क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज
गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ये क्या होता है? इसमें से कोई एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास। देखो, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, इट रेफर्स टू एन ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। ये सिस्टम ना हमारे पास 1920 से पहले चलता था। 1920s के बाद हमारे पास अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फिक्स एक्सचेंज रेट का ये पुराना वर्जन है। पुराना मतलब 1920 से पहले हम गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम यूज करते थे। 1920 से लेके 1944 तक हम यूज करते थे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मतलब गवर्नमेंट आ गई वहां पे। और 1944 के बाद हम यूज करने लगे फ्लेक्सिबल। ठीक है, वो पढ़ते हैं हम आगे जाके। सेकंड पॉइंट, इन दिस सिस्टम गोल्ड वाज टेकन एज द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। मतलब अगर हमने $1 परचेज करना है, आज तो हमें पता है कि उसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू है 70 रुपीज। लेकिन पहले क्या होता था, हमने उसको गोल्ड में कन्वर्ट किया। जैसे कि करेंसी, मान लो कि यहाँ पे मैंने $1 परचेज करना है, यहाँ पे सिस्टम क्या लिखा हुआ है, करेंसी गोल्ड करेंसी। मतलब पहले हमने करेंसी ली, फिर उसको गोल्ड में देखा, उसकी वैल्यू क्या है, 4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। फिर आ गया हमारे पास वैल्यूज इन INR। तो पहले हमें इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग 4 ग्राम ऑफ गोल्ड परचेज करना पड़ेगा, तो जाके हमें $1 मिलेगा। ठीक है। As per the above equation, the currencies of one country is converted in terms of gold and then exchanged with the needed currency. It can be further explained as, यहाँ पे मैंने दिख लिया। ठीक है, ये 1 pound इज इक्वल 7 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। ये जस्ट एस्टिमेटेड वैल्यूज ना बच्चों, ये एग्जैक्ट नहीं है, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है। इट इज ऑल्सो नोन एज मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का दूसरा नाम है, मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, विच मीन्स गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी। होप सो कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, नहीं तो दोबारा से देख लेना एक बार। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इट इज ऑल्सो नोन एज एडजस्टेबल पेगिंग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास बना गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, उसके बाद बना ब्रेटन वुड। अब यहाँ पे ब्रेटन वुड इसका नाम क्यों डाला, देखो ये थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, ब्रेटन वुड सिस्टम वाज नेम्ड आफ्टर द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट ब्रेटन वुड इन USA in 1944 which led to the establishment of IMF। मतलब क्या हुआ, पहले क्या होता था, हर करंट कंट्री के पास, किसी कंट्री के पास गोल्ड ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो उनको ना वैल्यूएशन करने में बहुत दिक्कत आती थी करेंसी को गोल्ड में। जहाँ जैसे यहाँ पे लिखा होगा $1 इज इक्वल टू 4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, हो सकता है ये कि इंडिया के अकॉर्डिंग हो सकता है ये चाइना के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, लेकिन गोल्ड को रिमूव करने के लिए इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड शहर में, जो कि USA का एक इम्पॉर्टेंट टाउन है, सिटी है, 1944 में, जिसकी वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का हमने नाम बदल के ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर ऑफ इसका याद रखना, एस्टेब्लिशमेंट 1944। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास, हमारे आपकी बुक में इतना क्लेरिफाई नहीं किया हुआ इन्होंने। जैसे कि मान लो डिमांड और, ये फर्स्ट पॉइंट है, डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट FER, इन दोनों का रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे डायग्राम देखो, डायग्राम में हमारे पास कोई भी सप्लाई कर्व नहीं गिवन, दैट मीन सप्लाई गिवन ही नहीं है, जीरो। सप्लाई कांस्टेंट का मतलब कुछ और होता है, सप्लाई जीरो का मतलब कुछ और होता है, यहाँ पे सप्लाई जीरो है। ठीक है, तो डिमांड और FER में हमारे पास कौन सा रिलेशन बनता है, इनडायरेक्ट रिलेशन, एज इन द केस ऑफ प्राइस एंड डिमांड इन लॉ ऑफ डिमांड। जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, प्राइस और डिमांड का हमेशा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो ये भी वैसा ही है। ठीक है, बट देयर विल बी नो सप्लाई इन दैट सिचुएशन, ये इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम में सप्लाई कर्व गिवन नहीं है, तो जाके इसका इनडायरेक्ट रिलेशन बना। नेक्स्ट है सप्लाई और FER का रिलेशन, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट का। जैसे कि डायरेक्ट, अगर इसका इनडायरेक्ट है तो इसका डायरेक्ट बनेगा, लेकिन ये चीज याद रखना, जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगी, या जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे रेट बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट रिलेशन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास डिमांड जीरो होगी। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस अलग हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक कुछ और है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी डिटरमाइंड वेयर डी एंड एस कर्व, मतलब डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है डिमांड एंड FER का रिलेशन डायरेक्ट, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट दिया हुआ है आपको ना। यहाँ पे अगर सप्लाई डिमांड कर्व इंक्रीज करके देखना तो ये राइटवर्ड शिफ्ट बनेगी। ठीक है, तो देखना, ये प्राइस है तो प्राइस आपका यहाँ पे P1 पे आ जाएगा जब आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, डिमांड डायरेक्ट रिलेशन इफ सप्लाई कर्व इज गिवन एंड इट इज कांस्टेंट, ये गिवन है और ये ऐसे ही रहेगी सप्लाई कर्व, ये चेंज नहीं होगी। सिर्फ डिमांड बढ़ेगी तो राइट वर्ड, कम होगी तो लेफ्ट वर्ड, एज सेम इन दैट केस ऑफ
सप्लाई एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो जहाँ पे ना ये फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात कर रहा है, ये आपको 4 टॉपिक्स काम आएँगे केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज रेट का रिलेशनशिप बनता है इनडायरेक्ट, जहाँ पे डिमांड गिवन होगी और वो कांस्टेंट है, लेकिन जहाँ पे डिमांड नहीं गिवन वहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। तो बच्चों ये 2 पीपीटीज़ बहुत ध्यान से देखना, एक ये वाली, एक ये वाली और ये वाली, ठीक है? ओके चलो तो फिर नेक्स्ट टॉपिक मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होता है हमारे पास? बेसिकली ये मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ इसका। ये फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों का मिक्सचर है, ठीक है? आप पॉइंट्स पढ़ते रहना। सेकंड पॉइंट में बताया हुआ है कि भाई इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्सेस बोथ विल डिटरमाइन एंड कंट्रोल द फॉरेन एक्सचेंज रेट। वो कैसे? अगर माइनर फ्लक्चुएशंस होंगी मार्केट में, जैसे कि माइनर फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट लाइक $1 इज इक्वल टू ₹70 एंड नाउ इट बिकम्स ₹68 और 72, मतलब 1-2 रुपए का अगर उतार चढ़ाव होगा एक्सचेंज रेट में, then such type of fluctuations are being controlled by the market forces of demand and supply. then market forces of demand and supply जैसे ही शिफ्ट करेंगे वो अपने आप रिस्टोर हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस पे, मतलब 70 रुपीज पे। अगर मेजर फ्लक्चुएशंस आएगी, जैसे कि $1 का रेट था 70, नाउ इट बिकम्स ₹60 एंड 80, मतलब मेजर फ्लक्चुएशंस होगी ना, 10 रुपए से या तो कम होगा या बढ़ गया। then such type of fluctuations are being controlled by the government through RBI by using the tools of monetary policy. तो मेजर फ्लक्चुएशंस कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। माइनर फ्लक्चुएशंस कौन कंट्रोल करता है? मार्केट फोर्सेस। तो ये बन गया ना दोनों का कॉम्बिनेशन, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। द लास्ट टॉपिक वाज सोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये जो हमें केस स्टडी दी हुई है ये डिमांड की है, फॉरेन करेंसी की डिमांड के बारे में वो पूछ रहा है या सप्लाई के बारे में पूछ रहा है? देखो ये फर्स्ट पॉइंट ये भी बच्चों आपकी बुक में नहीं गिवन अच्छे से, तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। when we usually have to make payment to the rest of the world, जैसे कि हमने किसी बंदे से उधार लिया था जो कि चाइना में रहता था या यूएसए में रहता था, ठीक है? तो यूएसए में जब हम उसने उसने उस बंदे से जब हमने लोन लिया, तो जब अब हम उस बंदे को वापस पैसा कर रहे हैं उसका, ठीक है? तो मतलब हमने पे करना है, पे करना तो हमें उसकी देश की करेंसी चाहिए। दैट मीन्स ये डिमांड का केस है, ठीक है? जहाँ पे पेमेंट करनी है हमने, किसी भी तरह की पेमेंट हो। सप्लाई कहाँ पे अराइज होगी? व्हेन वी यूजुअली हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेक्स अराइज्ड। मतलब कि जब हमने बाहर से पैसा लेना है, मतलब कि जब हमारी इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगी तो वो सप्लाई का कंसेप्ट अराइज होगा, जब हमारी इनकम पेमेंट टू अब्रॉड होगी तो वो डिमांड का कंसेप्ट होगा। तो ये पेमेंट और रिसीव्ड रिसिप्ट ये दोनों बहुत ध्यान से पढ़ना। जहाँ पे पेमेंट का कंसेप्ट आएगा वो डिमांड है, जहाँ पे रिसिप्ट का कंसेप्ट आएगा वो सप्लाई है। अब पेमेंट हम किस किस तरीके से कर सकते हैं? देखो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो हम उस देश की करेंसी लेके जाते हैं, ठीक है? गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंस टू अब्रॉड। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? जैसे मेरा कोई ब्रदर सिस्टर बाहर पढ़ता है, तो उसको मैंने सेमेस्टर की फीस पे करनी है, इंडिया से भेजनी है, तो वो क्या होती है? रेमिटेंस। अगेन इंडिया से अगर पैसा बाहर जा रहा है तो वो डिमांड का कंसेप्ट है, अगर बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है तो वो सप्लाई का कंसेप्ट है, एज सिंपल एज दैट। रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, मैंने कोई वर्ल्ड बैंक से इंडिया ने लोन लिया था तो भाई अब वो उसको रीपे कर रहा है, अगेन हमें डिमांड की जरूरत पड़ेगी। और सप्लाई बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टूरिज्म बाय फॉरेनर्स। मतलब पहले हम बाहर घूमने जाते थे, अब लोग हमारे इंडिया घूमने आते हैं, ताजमहल देखने आते हैं, बहुत कुछ करने आते हैं। देन गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड। पहले मैंने अपने भाई को पैसे भेजे बाहर पढ़ने के लिए, जब अब वो सेटल डाउन हो गया वहां पे, तब वो कमा के इंडिया में भेज रहे हैं मुझे पैसे, ठीक है? तो लास्ट आ गया बोरिंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ। तो बच्चों ये तो हमारा था, हमने काफी हद तक आपकी बुकिश लैंग्वेज इसमें कवर कर ली है। तो होप सो कि आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है? और जैसे ही आप एक बार अपनी बुक रीडिंग कंप्लीट करोगे, ठीक है, अपने पॉइंट्स वगैरह जो आपके बुक में जो डायलॉग बॉक्स उन्होंने हाईलाइट करके दिए हैं वो कोई भी स्किप मत करना थ्योरी के लिए, ठीक है? और लास्ट यहाँ पे क्या है, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपकी बुक के बैक पे जितने भी चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फिलिप्स हैं, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो आप उनको अच्छे से पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि जब हम स्कूल में मिलें तब हम इस पे डिस्कशंस कर सकें, ठीक है? सो स्टे होम एंड स्टे सेफ, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।